हाँ ऋषि। गुड आफ्टरनून सर। हम्म। हाँ सर, वो नेट में मेरा इशू था, इसमें थोड़ा लेट हो अच्छा गया। अच्छा, कोई बात नहीं। सर मैं 1 मिनट आया सर, बुक लेके 1 मिनट। हाँ, ले आओ ले आओ ले आओ। हम्म, यस सर। क्या करना है आज? सर हमने वो क्वांटम नंबर करा था, वो उसका हमने वो कर लिया था, कॉन्फ़िगरेशन। आ गई आपको? हाँ सर। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, बस वही था सर, वो एनर्जी वाला जो वो था, उसमें भी याद होने में टाइम लगेगा, तो वही था। हाँ, वो तो अपने आप से हो जाएगा वो। हाँ यस सर। सर और आपने एक बार ना बताया था कि कोई सी चीज मैं भूल गया, वो मैं लिखना भूल गया था उस समय। आपने कहा था सर वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स में ही सिर्फ करती है अप्लाई, जो आपने बताया था बोर कि। बोर मॉडल, बोर मॉडल। अच्छा। ओके सर। वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के लिए था। हाँ ठीक है सर। हम्म। आज सर वही करेंगे ना, बोर मॉडल ही। रदरफोर्ड मॉडल नहीं करें? अच्छा शुरू से, हाँ ठीक है सर, शुरू से करवा दो। हम्म। एटम क्या चीज है? हैं? सर एक पार्टिकल है जिससे सब बना है, सारे मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल से मैटर पूरा बना है। और सर एक सिस्टम है सर, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। और सर बिल्डिंग ब्लॉक्स है। वो तो हमने बता दिया ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स को। हाँ। और सर पार्टिकल है जिसके पास मास है और प्रॉपर्टीज है। हम्म और बस सर। बस? यस सर। और कुछ नहीं? सर यही है बेसिकली सर। अच्छा, तो एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है। बिल्डिंग ब्लॉक वो होता है जो सबसे छोटा होता है। ये तो खुद कई चीजों से मिलकर बना है। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन हो जाता है बिल्डिंग ब्लॉक, जो सबसे छोटा है। सर लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक्स तो इसमें फिर 3 है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब। तो इलेक्ट्रॉन मिलकर ही तो प्रोटॉन बने ना। जो सबसे छोटा होता है बिल्डिंग ब्लॉक होता है। सर इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कैसे बनते हैं? यस सर। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो मास है और प्रोटॉन का मास है, कितना फर्क है? सर काफी फर्क है। तो काफी फर्क है ना, तो उतने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक प्रोटॉन बनता है। बट सर चार्ज तो उसका नेगेटिव होगा। चार्ज का तो अलग चीज है ना, चार्ज अलग चीज है। मतलब सामान जो लगा है वो कुछ ना कुछ लगा होगा ना बनाने में। हाँ यस सर। वो तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, सबसे छोटा, उससे आगे चीज बनती गई। हम्म। यस सर। चलिए, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे होगी एटम की, जितना आपको मालूम है ना, जितना आपने बता दिया मेरे को भी। यस सर। पहले इतना बड़े बड़े साइंटिस्ट को नहीं मालूम होता, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था। उनको भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जितनी आपको अभी। यस सर। तो सबसे पहले जो मॉडल आया था एटम का, पहले भी और छोटी मोटी बातें थी, लेकिन जे जे थॉमसन का सबसे पहले उसने ऑथेंटिक सा मॉडल दिया था एटम के बारे में। जे जे यस थॉमसन ने। यस सर। उसके मुताबिक
उसको बोलते हैं वाटर मेलन या प्लम पुडिंग, वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल, यस ये या रेजिन मॉडल, प्लम ये रेजिन केक रेजिन मॉडल भी बोलते हैं, हाँ सर, या पुडिंग रेजिन भी बोलते हैं, केक रेजिन मॉडल। ये क्या है, ये वाटरमेलन मॉडल क्या है? सर वो एक स्फीयर था, उसमें उसने बोला था कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हर जगह इलेक्ट्रॉन है और जो बाकी मास फील्ड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। उसके मुताबिक एटम इज ए यूनिफॉर्म spread of positive charge mass, positively charged mass, where electrons are also present to neutralize the charge as the seeds are present on the watermelon. यस सर। तो उसके मुताबिक यूनिफॉर्म स्प्रेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज था जो जी थॉमसन ने कहा था, और इसको सबने मान लिया था। उस वक्त कुछ और नहीं था तो इसको सबने मान लिया, हाँ ये बात सही है, ऐसे ही एटम होता होगा। तो ये बात भी अलग है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसने बताया, जो इलेक्ट्रॉन वर्ड भी सबसे पहले इसने बताया हमको, जी थॉमसन ने। तो ये बहुत एक्सेप्टेड थ्योरी थी और बहुत ज्यादा, मतलब ही वाज सपोज्ड टू बी द एक बिग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस। यस सर। उसके बाद इसी की बात को प्रूव करने के लिए, यस की बात को और फर्दर क्लैरिटी डालने के लिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, जो रदरफोर्ड ने किया था, ये क्योंकि रदरफोर्ड इसका स्टूडेंट होता था। यस सर। तो अपने गुरुजी के मॉडल को और बेहतर से एक्सप्लेन करने के लिए इसने एक्सपेरिमेंट किया। सर ये इसका वो था सर, मेंटोर जे हाँ हाँ, अच्छा। पहले इतने लोग पढ़ते पढ़ाते नहीं थे ना, जैसे एक ग्रुप लगा हुआ काम में, उस Yes, sir, एटम के वही बारे हो में गया। बताया, वही जैसे ग्रुप के सर लोग अभी आगे ग्रुप के लोग आगे बढ़ा देते थे बात को। यस सर। इतनी सब जगह टेक्नोलॉजी, इतनी लैब, इतना सब कुछ थोड़ी था। हाँ सर, जैसे अभी भी सर्न है सर, जो सर्न है वो वहाँ पे जिनीवा में, वहाँ पे भी सर ऐसे ही है, जो लीड साइंटिस्ट है वहीं पे हैं बस। तो हाँ तो वही, नहीं ऐसा होता है, जैसे जी थॉमसन ने मेजर थ्योरी रखी है, उसके अलावा इसको बताने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो पूरी रिपोर्ट होगी, वो तो उसके स्टूडेंट के बीच में होगी ना, उसके सेंटर में ही। यस। तो जो उसमें जो होशियार होगा पढ़ के वो आगे बढ़ाएगा बात को। हाँ सर, मतलब उसने डेवलप करा उस पे। हाँ ओके सर। ये थोड़ी उत्तर प्रदेश में आके कोई करेगा ये काम को उस जमाने में। हाँ सर। योगी जी के कहने से आगे एक्सपेरिमेंट होने लगा, थोड़ी होने वाला नहीं है। यस सर। उसके लिए पढ़े लिखे लोग चाहिए। कोई छोटी डिग्री वाले पीएम के अंडर में थोड़ी होगा ऐसा काम। यहाँ तो एक्सपेरिमेंट अलग होते हैं, तो पीएम की डिग्री छोटी है ना। हाँ सर। यहाँ तो सारे ही कलाकार हैं, तो यहाँ कोई काम नहीं होगा ना, वो लोग ये कर सकते इस काम को। तो जो एक सेंटर में कोई चीजें हुई, सेंटर में इंफॉर्मेशन है, उस सेंटर से आगे बढ़ाते थे, तब तक थोड़ा डेवलपमेंट भी हो गया था। उसने क्या करा, एक तो गोल्ड लीफ ले ली, वेरी फाइन गोल्ड लीफ, वेरी फाइन गोल्ड लीफ। कितनी फाइन थी ये? What was the thickness of the gold leaf? 1000 एटम थिक। तो 1000 एटम थिक। ये थी 200 नैनोमीटर।
यस सर। अभी लगा लो कितनी फाइन रही होगी, बल्ब दिखेगी भी नहीं। यस सर। हाईली फाइन। तो इसके साथ एक सोर्स रखा सर साइज बड़ा लिया था या बहुत ही फाइन, मतलब छोटा लिया था, मतलब फाइन? बताया ना 200 नैनोमीटर का थिकनेस। वो तो थिकनेस हो गई ना सर, मतलब बड़ी तो नॉर्मल साइज की होगी ना। बड़ी मतलब अब इतनी थिकनेस की कितनी बना लेगा कोई? सर लेंथ वाइज पता नहीं, जितना 3-4 बड़े इंस्ट्रूमेंट सेंटीमीटर। फिट हो जाए, हाँ सर। कि एक स्ट्रीम जा रही है ना खाली ऐसे, तो उसके हिसाब से थोड़ी ज्यादा बड़ी है बिजली। यस सर यस। क्योंकि कम थिकनेस की लंबी बनाएगा तो टूट जाएगी वो। हाँ सर बहुत आसानी से। तो ऑब्वियस है ना, तुम थोड़े से आटे से रोटी बनाओ तो कितनी बड़ी खींच लोगे उसको, जो बहुत पतली होगी तो टूट जाएगी। हाँ सर। अब एक बताओ, सिर्फ गोल्ड की क्यों ली? सर गोल्ड सबसे मैलिएबल होता है, जो पतला कर सकता था वो। और अब वो सर वो रिएक्ट नहीं करता ऐसे। और सर मैग्नेटिक वो नहीं शो करता, वो मतलब मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। और सर यही होंगे रीजन, मतलब और नहीं पता। जो सबसे बड़ा रीजन था, ये हैवी मेटल है। हैवी मेटल है मतलब कोई चीज पे गिरेगी तो झेल जाएगा ये नहीं कि खुद ही उड़ जाएगा। अच्छा। ये बात समझ आई? मतलब सर हैवी मेटल का मतलब डेंस था। हैवी मेटल से एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है ना गोल्ड का। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, समझ गया सर। हाँ मतलब ताकतवर चीज है, यस सर यस। मजबूत चीज है। अगर सामने से कोई अटैक होना है, जैसे कि फुटबॉल खेलते हो, हाँ सर। जो गोली होता है, यस सर। गोलकीपर जो होता है, वो सबसे ताकतवर बंदा लगाते हैं, हल्का आदमी नहीं लगाते वहां पर। हाँ सर। ये सारे अटैक को अकेले झेल रहा है। भाई यहाँ जितना भी खेल होगा, सबका अकेला ही झेलेगा। ये नहीं हल्का सा आदमी में बॉल के साथ ये उड़ गया। यस। तो इसलिए ये हैवी मेटल उसने यूज की। ये था सोर्स ऑफ रेडिएटिविटी, सोर्स ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशंस। यहाँ पे फ्यूल रखा, तो मतलब यूरेनियम वगैरह। यूरेनियम वगैरह, और यहाँ पर स्लेट लगा दी। फिर ये क्या है? स्लेट 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 का मतलब होता है, मतलब ये जो रोड्स है ना, ये रोड्स होती है एक्चुअली, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। लाइट की है ये? कैडमियम की। अच्छा। ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर तूने पूरा बंद कर दिया, यहां तक आ गई है, तो कुछ भी आगे नहीं जाएगा, सारा यस। एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर थोड़ा सा खोला इसको, तो एक फाइन स्क्रीन अंदर जाएगी ना। हाँ सर। ये नहीं पूरा पूरा हमने खोल दिया, इतना बड़ा रेडिएशन बाहर निकल गया, कुछ हाथ नहीं लगा। अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बहुत आराम से करें, तसल्ली देख देख कर, समझ समझ के, यस सर। कि थोड़ा थोड़ा जाए, थोड़ा थोड़ा मैं समझ लूं, है ना। हाँ। स्टडी कर रहे तो आराम से होगी। तो ये पहले से पूरा बंद कर दिया, थोड़ा सा खोला, एक फाइन स्ट्रिप ऐसी जाएगी इससे, फाइन रेज। किसकी रेज आएगी ये? रेडिएशन। कौन सा रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसे बोलते हैं अल्फा रेज। अल्फा सर ये रेज। अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट है क्या? हाँ हाँ। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? सर वो हीलियम का पॉजिटिव। डबली आयोनाइज हीलियम पार्टिकल। यस सर। यस इस सर। पे चार्ज है पॉजिटिव, यस सर, वो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और। इस पे इस पर पॉजिटिव चार्ज है। यस सर। और यहाँ पर कौन सा चार्ज है पूरे इसमें, एज पर जे जे थॉमसन? सर पॉजिटिव स्फीयर विद नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज है ना पूरे में। हाँ सर हाँ। जिन्होंने
तो अगर ये उसने ये सोचा था अगर ये पॉजिटिव स्ट्रीम्स पर जाके जाएगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी पूरी। पूरी रिपेल हो जाएगी। यस सर। पर वो देख के हैरान हो गया, जैसे यहाँ पर उसने एक स्क्रीन लगा दी मिरर, ये फ्लोरोसेंट होता है, हाँ जिंक सर मतलब किसी कोटिंग होती है ना। हाँ हाँ, अगर यहाँ पे कुछ गिरे तो लाइट जल जाएगी, यस सर। लाइट का स्पॉट आ जाएगा। अब ये सोच रहा था ये सारा सारा तो रिपेयर हो जाएगा, यस सर। पर वो हैरान हो गया कि यहाँ से सारे रेडिएशन सीधे सीधे जा रहे हैं बिना किसी रुकावट के, आ रहे हैं और सीधे सीधे पिछले आते हैं बिल्कुल। तो ये तो बड़ी हैरानी की बात हो गई हाँ कि यहाँ सर। तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। यस सर। वो भी सोच रहा होगा गुरुजी क्या सिखाते थे, उन्होंने जितनी थ्योरी बनाई, इतनी एक्सपेरिमेंट किया, इतने थीसिस लिखी, इतने पेपर लिख मारे, सारे बेकारी थे वो तो। ये तो सीधे आ रहे सीधे जा रहे हैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई, रुकावट तो कुछ हो नहीं रही। हाँ सर। और ये भी नहीं कि गोल्ड लीफ अगर कोई छोटी मोटी मेडल होती समझ में आता, उसमें मेडल तो नहीं था, उड़ गई मेडल, ये जा रहे हैं, ये तो टिकी हुई है पूरी यहाँ पर, गोल्ड लीफ तो यहाँ पर टिकी हुई है, और ये सीधे जा रहे हैं, आ रहे हैं और सीधे चले जाते हैं बिना रुकावट के। तो इसका मतलब क्या हुआ सर देयर इज गैप बिटवीन देयर इज एम्प्टी स्पेस इन द एटम। मतलब उसने ये देखा, उसका ऑब्जर्वेशन क्या थी, most of the alpha particles passed through the metal leaf unhindered, बिना किसी रुकावट के, खुला, कोई रोक टोक नहीं है, जा रहे हैं सीधी सीधी। तो उसका मतलब क्या हुआ, एम्प्टी स्पेस इन द एटम। मोस्ट ऑफ द portion या atom as a whole is in the atom is hollow और empty, ये सारा खाली है। हम वैसे ही कह रहे थे ये यूनिफॉर्म स्प्रेड है। हाँ सर। भाई गुरुजी तो कहते यूनिफॉर्म स्प्रेड है, पर तो कुछ है ही नहीं, से तो खाली है तो। यस सर। तो लड़ाई नहीं हो गई उसने जे थॉमसन ने बोला तुमने गलत कर दिया मेरा। वो था नहीं ना तब करने के लिए, अच्छा। अगर होता तो वही करते ना एक्सपेरिमेंट को तो। हाँ सर। मतलब टीम पूरी काम करती थी एक्सपेरिमेंट में, यस सर। मतलब 200 250 150 लोग इकट्ठे काम करते थे, इसलिए वो रदरफोर्ड एंड को वर्कर ये लिखा जाता है, जिसमें बोर भी था। सर ये सारे एक ही टाइम के है क्या मतलब। हाँ, जैसे जब उसका टाइम खत्म हो गया, रदरफोर्ड बन गया इंस्टीट्यूट का हेड, अब वो करेगा। तो उसके यस बाद बोर भी उसका स्टूडेंट था, मतलब एक बोर भी टीम में था, काम वाली टीम में। यस सर। नाम तो रदरफोर्ड का होगा ना, हाँ सर। जैसे डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, कोई ऑपरेशन होता है नाम तो डॉक्टर का आता है, यस करते सर। बाकी लोग हैं। और उस वक्त हाँ में हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं थे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ये सारा आंखों से देखा जाता था, और इसमें साल साल लग जाता था होने में एक चीज को, यस सर। ठीक है। तो उसने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द एटम इज होलो और एम्प्टी। फिर से देखा था कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो आ रहे हैं, सर ये तो कंक्लूजन है ना उसका जो मोस्ट ऑफ द। ऑब्जर्वेशन ये ऑब्जर्वेशन इसका इंटरफेरेंस, हाँ ओके मतलब सर। इससे क्या मतलब निकाला उसने, उसने देखा बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, इधर जाते इधर मुड़ गए, तो इधर मुड़ गया, तो इधर चला गया, ये क्यों डिफ्लेक्ट हो गए।
सर वो उसके पास ज्यादा आ गए, जो न्यूक्लियस था पॉजिटिवली चार्ज, तो सेल का डिफ्लेक्शन हो गया। या तो ये हुआ, या फिर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले गए, हाँ सर। या फिर न्यूक्लियस से ही डिफ्लेक्ट हो गई। यस सर। और तीसरी बात उसने ये देखी कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू मतलब कितने फ्यू, 1 मिलियन या 10,000 ऐसे। 1 out of 20,000 Yes, came back at angle of 180 degree. सर लेकिन उसको पता कैसे लगा? 1 out of 20,000 सर मैं लिख रहा था, पीछे आपने है या वो? मैंने कैसे कर दिया? अच्छा कोई बात नहीं सर। रिवर्स बैक at an angle of 180 degree. सर वो सेकंड वाला पॉइंट क्या था? कि some of the alpha particle go deflected by small angle or small. यस, उसका सर इन्फेरेंस कि there is some positive charge in the atom. एक मिनट सर। सर सम पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द एटम। हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को डिफेक्ट कर रहा है ना। यस सर। अब ये है कि जो बहुत कम, मतलब 1 out of 20,000 पार्टिकल जो रिवर्स बैक हो गया, रिबाउंड हो गया, रिबाउंडेड, मतलब एकदम से जो सीधा गया, इधर गया और इधर से वापस आ गया, तो उसका मतलब क्या हुआ? सर वो बीच में बहुत डेंस न्यूक्लियस है जिसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। वो बड़ा है कि छोटा है न्यूक्लियस? बहुत छोटा है। बहुत छोटा। देयर इज ए स्मॉल एंड थिक positively charged body. सर इतना छोटा स्पेक उसको लाइट का दिखा कैसे? हाँ सर मतलब उसने जब जो पास हो रहे थे उन्होंने लाइट प्रोड्यूस की, लेकिन मतलब गोल्ड फॉइल के थ्रू इतने सारे जा रहे थे बार बार, तो सर मतलब उसको पता कैसे चल रहा था कि ये पर्टिकुलर इस एटम का है या जब वो? ऐसा होता है ना, जब एक्सपेरिमेंट, जैसे हमने टाइट्रेशन करी है, कभी एक्सपेरिमेंट करा कभी लैब में? नहीं सर, बहुत कम। नहीं करा, नहीं करा। जब हम लोग कोई चीज करते हैं ना, तब हमें इतना पता नहीं चलता शुरू में। जैसे कि आपने कभी सामान खरीदा है कोई दुकान से, सामान तोल कर? हाँ सर। आप आम लेने जा रहे हो, सपोज आपने बोला कि 4 किलो आम चाहिए, जैसे आपको, आपने कुछ आम चुन कर दिए, है ना? Yes, हो सकता है किलो से ज्यादा होंगे, कम होंगे, हाँ सर। या तो एक आधा चढ़ जाएगा, एक आधा निकल जाएगा। हाँ सर। जब अगला लोड दोगे, आप सावधानी से दोगे। आप हम्म। पहले तो रैंडम था, यस सर। दूसरा आप और ज्यादा सावधानी से दोगे, यस सर। अगर उन्हीं में से अगली बार और सावधानी से देगा, चौथा या पांचवें लोड में आपको बिल्कुल एक्यूरेसी आ जाएगी। हाँ सर। जब दोगे तो पूरा 1 किलो ही बैठेगा वो। ऐसे एक्सपेरिमेंट ऐसे तो हुआ नहीं 10 मिनट में हो गया, फ्लोट दिख लिया उन्होंने, पहले अल्फा रेस निकली होंगी, पास हो रही हैं, तो ये इतनी दिनों में ये पता चल गया कि ज्यादा पोर्शन हॉलो है। ये बात तो तय हो गई। यस सर। अब उस पर ध्यान लगाना छोड़ दिया। जब तय ही हो गया हॉलो है, तो ध्यान में छोड़ दिया उसने। अब पूरा तो हो नहीं सकता, उसका मास तो है, अब मास कहाँ पर है? अब उस पर ध्यान लगा दिया कि कौन सा बाउंड बैक हो रहा है। और ये 20,000 है, तो लाखों एक बार भी निकलती हैं, लाखों पार्टिकल, मतलब इतनी रे में भी कई करोड़ पार्टिकल होंगे। अब वो उधर फोकस कर रहा है जहां से वापस आ रहा है, यस। फिर पता चल जाता है एक्सपेरिमेंट कंडीशन।
जब रेंडमली करते हैं तब इतना चलता है, जब होने लगती है ना कोई चीज तो आदमी बार बार उधर ही करके देखता है, फिर वो अंदाजा लग जाता है। सर लेकिन फिर भी सर हमने देखा कि वो बहुत ही छोटा एटम न्यूक्लियस, और वो और मतलब मोस्टली सारी पास ही हो जा रही हैं। हाँ, तो सर उसने नोटिस भी कैसे किया कि यहाँ पे नहीं हिट करा, उसने एम्प्टी स्पॉट है यहाँ पे? मैंने आपको बताया ना कि जब पहले तो ये चीज तय हो गई कि ये हॉलो है, जब ये चीज तय ही हो गई उस पर ध्यान हटा दिया फिर। हाँ अब सर। दूसरा सवाल खड़ा हो गया ना, अगर ये हॉलो ही है तो इसे मास तो कहां से आया फिर, इसे मास तो है, हाँ तो सर। इसका मास है कहां पर? अगर इसमें कुछ है ही नहीं, एटम में खाली खाली है, तो उसमें फिर मास कहां गया इसका फिर, ये मास कहां से आ रहा है? तो कोई ना कोई तो होगी ना मास वाली जगह पर, जो उसको ढूंढ के निकालो। यस सर। तो वो ढूंढने ढांडने में ही मिल गया। अच्छा, तो मतलब सर उसके बाद फिर उसने दूर दूर पे भी लगाई वो, और एक एक जगह बस हाँ, उनका तो तो फिर तो कई महीनों तक एक्सपेरिमेंट चलता रहा ना ऐसे ही। फिर जहां एक बार सक्सेस मिल जाती है आदमी को कि रिबाउंड वर्क हो गया, दिखाई दे रहा है, फिर बार बार करा के देख लिया उसी जगह पर, उसी एक्यूरेसी से, वहां रिबाउंड वर्क होता रहा। यस ये तो पूरी मशीन है ना उसके पास। जब एक सक्सेस मिल जाती है कि एक रिबाउंड बैक होते दिखाई दे रहा है, तो बार बार वही करके देखेंगे, जब बिल्कुल पक्का हो जाए तो कहेंगे ना एक तो हमने 10 बार करा, 100 बार करा। जैसे कोई दवाई का होता है कि दवाई कितनी कहते हैं, हमने 1 लाख लोगों को दी, 80,000 ठीक हो गए, 10,000 को फर्क नहीं पड़ा, दूसरे ऐसे तो एक बड़ा सैंपल दिया जाता है फिर तो। वो इसलिए कहेगा एक बार में हमने पता चल गया रिबाउंड बैक हो गया, उसे ये कम से कम 1000 बार किया होगा ये एक्सपेरिमेंट को, कि उस जगह पर बार बार रिबाउंड बैक हो रहा है। यस सर। तो उसके मुताबिक this small and thick positively charged body in the atom। सर तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते थे, ये लोग का मतलब कोई यूनिवर्सिटी वगैरह में करते थे या फिर इनका मतलब गवर्नमेंट फंडेड था? यूनिवर्सिटी में, सर ये यूरेनियम वगैरह कहाँ से लाते थे? यूनिवर्सिटी मिल जाता ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अच्छा, ओके। जो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट फंडेड तो होती हैं। नहीं सर, लेकिन यूरेनियम तो बहुत रेयर था सर, उस समय तो बहुत ही महंगा था। हम्म सर उस समय तो यूरेनियम कम ही मिलता था क्योंकि इतना नोन भी नहीं थी उसकी प्रॉपर्टीज, और वो और सर गोल्ड का भी सेम ही था तो। नहीं 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 नहीं, तब सस्ता था, अब महंगा है। चीज महंगी सस्ती कैसे होती है? सर मतलब उसका वही नहीं पता था ना कि क्या पोटेंशियल है उसका तो। हाँ, इसलिए तो कोई इस्तेमाल नहीं करता था। आज तो पाकिस्तान भी अपने पास इस्तेमाल रखता है, हम्म। तो पाकिस्तान भी नहीं था। सर हम सिंथेटिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं ये हाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट? हाँ, ज्यादातर यूरेनियम, ये जो पोस्ट यूरेनियम एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम की बात करें, ड्यूटेरियम सब सिंथेटिकली प्रोड्यूस हैं। अच्छा, ओके सर। ये तो बसते ही ना, चलते ही कितनी देर थोड़ी देर खत्म हो जाते हैं, तो सिंथेटिकली बनाते हैं। सर क्योंकि मैं देख रहा था सर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बहुत कम वो है लाइफ presence। लाइफ नहीं होती ना इनकी, हाँ। और इनमें सबसे स्टेबल यूरेनियम ही है। हाँ यस सर। और फिर यूरेनियम जो इस्तेमाल भी होता है ना, मतलब इनमें खास बात और होती है, एक इनको बोलते हैं क्रिटिकल मास। सर मैंने देखा है यूरेनियम, मतलब मैं गया था तो वहाँ पे लेड बॉक्स में रखा था। कहाँ पर? सर मैं वहाँ गया था नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। अच्छा, एक होता है क्रिटिकल मास। वो क्या होता है? क्रिटिकल मास मालूम क्या होता है? नहीं सर। कि मतलब रेडियोटिव होने के लिए एक मिनिमम मास होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? नहीं सर। मतलब कोई चीज का होने के लिए एक इतनी क्वांटिटी होगी तो ये रेडियोटिविटी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सर एटॉमिक लेवल पे या फिर वैसे? तोल के हिसाब से। अच्छा। तो उससे क्रिटिकल मास होता है 1 kg। अगर यूरेनियम 1 kg नहीं है तो उससे कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 1 kg इकट्ठा करो तब आगे काम शुरू होगा। हाँ सर वही तभी होगा सर, क्योंकि मैंने देखा, मैंने कहा सर ये लोग ना ऐसे रखा हुआ है, ये तो बहुत हार्मफुल नहीं, है। इसको रेडियोटिव होने के लिए कम से कम 1 kg चाहिए, वो क्रिटिकल मास उसका।
हर चीज का क्रिटिकल मास होता है जो भी आप यूज करते हो चीजों को। यस सर। जैसे दवाइयां वगैरह देते हैं डॉक्टर, तो कोई 500 mg होती है, 200 mg होती है, तो उससे नीचे रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जैसे चाय में चीनी गिरते हो, अगर चीनी आप डालते हो सपोज 50 ग्राम, एक स्पून डालते हो, 1 टेबल स्पून है। हाँ सर। अगर आप क्वार्टर डालो तो क्या होगा? फायदा नहीं है सर, ज्यादा मीठी नहीं होगी। होगी ही नहीं, वो वैसी वैसी रह जाएगी जैसी चाय थी। डालो डालो को फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। कई लोग कहते हैं चाय में चीनी डाली क्या, वो तो कहते डाली, थोड़ी कम डाली थी। भाई थोड़ी कम डाली के मतलब उसमें कुछ भी नहीं आएगा। वो उसकी स्वीटनेस लानी है मिनिमम तो इतना तो चाहिए। जैसे और एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, साबुन से झाग बनते हैं कपड़ों में, हाँ सर। वो झाग बनाने की मिनिमम क्वांटिटी जरूरी है साबुन की। उसके नीचे साबुन डालोगे तो कोई झाग नहीं बनेगा, और थोड़ा सा बढ़ाती बहुत झाग बन जाएगा। हाँ ये सर होता है सर, हैंड वॉश में भी होता है ये तो। हाँ, तो मिनिमम एक हरे का क्रिटिकल मास होता है, उसके नीचे वो काम नहीं करता कोई भी चीज। तो इसका क्रिटिकल मास 1 kg है यूरिन, इतना तो लिया होगा उन्होंने भी कम से कम। ठीक है, यस सर। तो अभी इसको बता दूं मैं। हाँ सर। तो ये तय हो गया, एक न्यूक्लियस है विच इज वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस विच इज वेरी स्मॉल अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। और कितना छोटा है ये? उसने कहा था इफ द एटम is of the order of 10⁻⁻10 meter, then the size of nucleus is 10⁻15 meter। मतलब क्या हो गया, एटम टू न्यूक्लियस is 1:10⁻5, 10⁻5:1। सर ऑर्डर मतलब साइज? हाँ, अच्छा ओके। मतलब ये 1 लाख मीटर हो गया ना। तो मतलब ये अगर न्यूक्लियस 1 मीटर का है तो एटम कितना बड़ा हो गया, 1 लाख मीटर का। अच्छा। इतना फर्क है। हाँ। और रदरफोर्ड के अपने वर्ड्स में जो उसकी अपनी कोटेशन है, इफ एटम इज बीइंग रिलेटेड विद ए फुटबॉल ग्राउंड देन ए फुटबॉल इनसाइड द ग्राउंड इज अ न्यूक्लियस। जो पूरा ग्राउंड है वो तो हो गया एटम, उसमें बीच में कहीं फुटबॉल रखी हुई है एक, वो है न्यूक्लियस। अब पूरे बड़े फुटबॉल ग्राउंड सबसे बड़ा ग्राउंड होता है। सर तो ये पोस्टुलेट है इसका, वन ऑफ द रदरफोर्ड। हाँ, मतलब इसका ये कोटेशन है और इसका ये सच्चाई है कि इतने बड़े एटम के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है बस। और ये तो एक्सपेरिमेंट फैक्ट्स है, 10⁻³ मीटर और 10⁻⁻⁵ मीटर। ठीक है। सर माइक्रोस्कोप तो होगा ही सर, वरना कैसे कर लेगा ये कैलकुलेट? नहीं, माइक्रोस्कोप तो था, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अच्छा वो नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो नहीं था। ओके सर। जब यूरेनियम आ गया तो माइक्रोस्कोप नहीं होगा क्या? क्या बच्चे की बातें कर रहे हो? यस। रेडियोएक्टिविटी आ गई। नहीं तो फिर अगर किसी तार बनवाई थी उसने गोल्ड की, वो दिखाई थोड़ी दे रही थी। भले 200 नैनोमीटर की तार दिखाई दी जाएगी किसी को? कोई दे दो ये तार ले लो, और तार है ही नहीं। यस सर। वो तो दिखाई थोड़ी देगी तार ये वाली। मतलब 1 मीटर का 1 करोड़वें से छोटा हिस्सा, 1 करोड़वें से भी छोटा हिस्सा, मतलब 1 मीटर का आप 1 करोड़ हिस्सा करो, 1 करोड़ हिस्से। यस सर। और से छोटा ले लो, दिखाई दिएगा आपको? नहीं सर। हाँ, तो माइक्रोस्कोप तो था ना, इतने भी पिछड़े हुए थे। पर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है जो पावरफुल माइक्रोस्कोप आज के चल रहे हैं।
वो नहीं थे। तो इतनी फैसिलिटी इतनी आज है। ओके सर। ठीक है, तो अब उसने जो समझा और बताया कि एटम इज लाइक अ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन होता है और प्लेनेट्स होते हैं। तो उसने बताया ये न्यूक्लियस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उस दो तीन बातें बताई। एटम इज लाइक ए सोलर सिस्टम इन विच electrons are moving around the nucleus moving या revolving continuously। यस सर। इसने क्यों कहा कि कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं? खड़े क्यों नहीं जाते यहाँ पर आके? जब खड़ा हो जाए काफी मूव करना की जरूरी है। सर मूव नहीं करेगा तो सर वो स्टक हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। क्यों हो जाएगा? सर क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा है। का मतलब उसका ज्यादा फोर्स है, पॉजिटिवली चार्ज जो उसको खींच रहा है। हाँ, वो खींच लेगा अपनी तरफ, रिवॉल्व करेगा तो उस फोर्स से करनी रिवॉल्व करता रहता कंटिन्यूसली। क्या सर? जब तक रिवॉल्व करता रहेगा तो इससे दूर रहेगा ये। हाँ यस सर। समझ में आई बात ये? जैसे तो हम यही लिखेंगे ना कि न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। हाँ, जैसे कि एक पत्थर पर एक जो बोल्ट होता है, बोल्ट लोहे का नट यस बोल्ट जो होते हैं, यस उसको रस्सी से बांधो आप धागे से, और अपने हाथ में कैसे उंगली से घुमाओ, वो घूमते रहेगा। और जैसे ही आपने घुमाना बंद करोगे आपके हाथ में आ जाएगा वो। यस सर। तो जैसे ही घूमना बंद करेगा इधर आ जाएगा, ये फोर्स से खींच लेगा। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों के बीच में जो उसको घुमा रही है। यस सर। घूमने के लिए टेंशन चाहिए, टेंशन। जैसे रस्सी में ये डाल दिया, इस टेंशन के कारण ये शख्स पकड़ा हुआ है ना। यस अगर ये सर। टूट गया ये तो गिर जाएगा नीचे। अगर ये टूट गया, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच टूट गया तो ये ऊपर चले जाएगा। तो यस दोनों को टिकने की टेंशन चाहिए। टेंशन है इलेक्ट्रोसिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है है। यस बैठ। आज बहुत है। हाँ ऋषिक। यस सर। हाँ, क्या बता रहा था मैं? सर ये एक्सप्लेन कर रहे थे आप वो सेंट्रीफ्यूगल। हाँ, कि ये मूव करता है। दूसरी बात उसने बताई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये क्यों बोला उसने? क्या चीज? ये जो मैंने बोला कि उसने एक बताया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये बात क्यों बोली उसने? सर क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, अगर न्यूट्रल न्यूट्रल है। नहीं होता तो वो खिंच हाँ, जाता। तो एटम ऐसे हो रही न्यूट्रल। और तीसरी बात जो हमने पहले डिस्कस कर चुकी है, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल थिक हैवी बॉडी विच इज पॉजिटिवली चार्ज। तो ये उसने एटम के बारे में बताया, और वो काफी हद तक चीजें उसकी प्रूवन भी थी। मतलब उसमें किसी को कोई शक भी नहीं हुआ।
प्रूवन मतलब कोई डाउट भी नहीं बना। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ ना क्लास के बाद कोई डाउट है क्या, अब कहते हो नहीं, ऐसे उसने नहीं पूछा होगा भाई किसी को डाउट है तो बताओ, तो कोई डाउट ऐसा बना नहीं, लग रहा है कि सारी बातें ठीक थी इसमें। लेकिन उसी वक्त थोड़ा साइंस एडवांस हो रही थी, वो टाइम था जो साइंस ने सबसे तरक्की करी थी। तो मैक्स प्लैंक मैक्सवेल प्लैंक ये अपना अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इन्होंने पता लगा लिया ए मूविंग चार्ज, मूविंग मतलब एक्सलरेटिंग, चार्ज बॉडी will emit energy in the form of, yeah, will emit radiations in the form of energy, will form radiations in the form of energy। समझ में आया? ये आपने ये क्या लिखा बीच में, फॉर्म और उसके बीच में? मैं दोबारा बोल देता हूँ, प्लैंक के मुताबिक एक्सलरेटिंग चार्ज बॉडी विल एमिट रेडिएशंस या विल एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और आपकी आवाज कट रही है मेरी। मैंने कहा एन एक्सलरेटिंग चार्ज बॉडी will emit radiations in the form of energy। आई आवाज? यस सर। ये बात समझ में आई आपको? और ये बात क्या क्या कर रहा है? कर ले। हाँ, तो एनर्जी को उसमें से ये होगा क्या भी बनाता हूँ, एक सेकंड शालिनी शालिनी हाँ हेलो, यस सर। ये बात समझ आई आपको? तो ये एक्सपेरिमेंट फैक्ट ये होता ही होता है। अगर ये फैक्ट है ही है, जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये मूव कर रहा है, मान के चलो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, इवन मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसमें एक्सलेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, जीरो। क्यों सर यूनिफॉर्म उसमें स्पीड में नहीं होता। नहीं होता? लेकिन जो स्पीड का एक्सलेशन से मतलब नहीं है, एक्सलेशन का मतलब होता है वेलोसिटी से। यस। मतलब वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सलरेशन। हाँ सर। अगर स्पीड यूनिफॉर्म भी है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, हाँ बिकॉज सर। डायरेक्शन चेंजिंग ऑल द टाइम। स्पीड के साथ तो एक एंगल वो भी है ना, डायरेक्शन, यस सर। मतलब ऑल द टाइम डायरेक्शन इज गेटिंग चेंज्ड। सर उसके अंदर वेलोसिटी बनती जा रही है और वेलोसिटी चेंज होती जा रही है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी ऐसे तो हम जीरो भी कह सकते हैं सर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। नहीं हो, घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक, जैसे जा रहा था लगातार इसके सर अंदर। लेकिन वो वापस भी तो आ रहा है। नहीं वापिस तो आ रहा है, वो नहीं कह रहे हम लोग। हम ये कह रहे हैं कि जब ये इसमें मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, यस सर। तो लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी, यस तो लगातार इसके अंदर एक्सलेशन है, तो यस ये लगातार एनर्जी को एमिट करता रहेगा। यस सर, लेकिन वो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से वो जाता नहीं है। तो जब ये एमिट करता जाएगा रेडिएशंस को, एनर्जी को, तो जैसे ये था हमारा इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था इस सरकमफ्रेंस में, अभी चूंकि इसका एनर्जी कम हो गई तो इसका छोटा हो जाएगा ये,
एनर्जी कम होगी और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और इसमें आके गिर जाएगा ये। और इसको खोने में कोई महीने नहीं लगते, ओनली 1/8 ऑफ द सेकेंड। उसके अंदर ये इसके अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, और ये खत्म हो जाएगा। ये बात समझ आई? यस सो दैट मीन्स एटम इज अनस्टेबल। यस सर। और लेकिन मतलब प्लैंक के मुताबिक एटम को अनस्टेबल होना चाहिए, पर एटम तो स्टेबल होता है। सर फिर तो इसको प्लैंक ने कोई थ्योरी प्रपोज की थी? प्लैंक की तो थ्योरी है ना, ये जो मूविंग एक्सलेटिंग चार्ज पार्टिकल वाली में होता है। मतलब कोई रीजन नहीं, उसने उसका इससे कोई लेन देन नहीं था एटम से। उसका एटम वाली चीज से कोई लेन देना नहीं है। वो वो चार्ज बॉडी पर कर रहा है, पार्टिकल की मूवमेंट पे कर रहा था प्लैंक, वेलोसिटीज पर। यस सर। जो हमने अभी जैसे स्टेट में किया था ना, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये सब मैक्सवेल प्लैंक की खोज हैं। वो इनकी वेलोसिटी पर ही काम कर रहा था। अच्छा सर, तो क्वांटम थ्योरी डेवलप कर रहा था। हाँ, वो अलग से काम कर रहे थे। ये एटम का काम तो इन्हीं के पास था, जो ये थॉमसन एंड पार्टी के पास। ओके सर। तो ये थ्योरी अगर यहाँ लगाए ना, जब जैसे साइंस डेवलप होती है तो एक थ्योरी दूसरी जगह लगती है। ये थ्योरी लगाई तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर चूंकि तब तक रदरफोर्ड बचा ही नहीं था, मर गया था वो। तो हाँ। ये बात का जवाब नहीं बना कि हाउ द एटम इज स्टेबल। तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रह गया? रदरफोर्ड मॉडल could not explain the। सर तो ये तो हम करंट वाले उसमें भी नहीं एक्सप्लेन कर सकते ऐसे, मतलब उसने नील्स बोर ने कहा था कि वो शेल की फिक्स्ड होती है एनर्जी, बट सर देखो, ग्राउंड एक मिनट, ग्राउंड। आप एक मिनट जो बात करें उस पर ध्यान दो खाली आप। अच्छा ठीक। वरना क्या होता है कि मैं आपको जवाब दूंगा तो ये निकल जाएगा, और जब तक ये नहीं क्लियर होगा तो उसका जवाब समझ में नहीं आएगा आपको। तो रुक जाओ, अभी ये पूरा जैसे मैंने पहले कहा था ना आपको, एक बार सारा सामान दिखा दूंगा आपको, फिर आप बताना कि आपको क्या चाहिए हो। ओके सर। रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये इसका ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? They couldn't explain stability of atom. हाँ, बाकी और भी ड्रॉबैक्स थे, मतलब आगे जो जो एक्सपेरिमेंट होता रहा वो उसके ड्रॉबैक होते गए, लेकिन मेजर ड्रॉबैक उस वक्त क्या था? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम स्टेबल है क्यों। अब उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए अब आ गया नील्स बोर। मैंने कहा ना ये उसका स्टूडेंट था। यस सर। तो इसने फिर आगे इस पर ध्यान लगाया कि मतलब हाउ टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो इसको समझाने के लिए से दो चीजों पर ध्यान लगाया। जैसे साइंस उस वक्त जैसे डेवलप हो रही थी, तो साइंस के हिसाब से, क्योंकि आइंस्टीन भी उसी टाइम में था, आइंस्टीन ने कुछ काम किया था। आइंस्टीन ध्यान लगा रहा था उस वक्त लाइट के ऊपर, लाइट एंड ड्यूअल नेचर। तो उसे दो चीजों को समझा, एक तो क्वांटाइजेशन, और दूसरा ड्यूअल नेचर। हम्म उसने नील्स बोर ने इन दो चीजों को ध्यान में रखा पहले, उसके हिसाब से फिर आगे उन्हें डेवलप करना चालू करा, उसी थ्योरी को रीडेवलप किया, रदरफोर्ड की थ्योरी को। ये बात समझ आई आपको? यस सर। अभी उसको समझो, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या है? क्वांटाइजेशन, व्हाट इज क्वांटाइजेशन? ये बड़ी मजेदार चीज है, जिसके हिसाब से उसने सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। जानते हो? यस सर, वो डिस्क्रीट अमाउंट्स में एनर्जी होती है रिलीज, जो होती है वेव की तरह कॉन्टिन्यूसली नहीं नहीं। होती, मतलब इट इज
डिस्क्रीट। yes, discrete amounts of packages of energy. हाँ, वेरी गुड। तो लाइट फ्लो इज डिस्क्रीट, ये उसने उससे पता चल गया जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था। तो पहले 2 मिनट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ लेते हैं। आपको आता है क्या, ये बताऊं? नहीं सर, मेरा सर ये वाला पार्ट वीक है सर, ये EMR से जो शुरू होता है ना, EMR से बोर्स मॉडल तक जो NCERT में दिया है। नहीं, कोई बात नहीं, वो एनसीईआरटी छोड़ दो, हम ढंग से कर रहे हैं। पूरा पहले सुन लो, फिर एनसीईआरटी पढ़े तो समझ में आएगी। ठीक है। क्योंकि इतने सारी चीजें इकट्ठा एक जगह लिखना आसान नहीं होता, इनको अलग अलग चैप्टर पढ़ाना चाहिए था। अब सब कुछ एक ही चैप्टर पढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो दिमाग में पिक्चर नहीं बन पाती क्लियर। सर स्कूल में भी वो लोग यही कह रहे थे कि रिवीजन भी होगा इसका चैप्टर जब खत्म होगा, तब फिर से इतना तो बड़ा क्या होता था हमारे टाइम में जब हम पढ़ते थे ना, बोर मॉडल तक तो क्लास 11 में होता था, और बाकी पोर्शन 12th में पढ़ते थे हम लोग। एक ही चैप्टर को 2 साल पढ़ते थे। अब एक चैप्टर को 2 चैप्टर को एक ही उसमें पढ़ाने लगे। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो इतना पिक्चर ही बन पाती क्लियरली दिमाग में बच्चों की। यस सर, तो उसको समझ लेते हैं हम लोग। तो फोटो इलेक्ट्रिक आपको आता है, ये बताऊं मैं? बता दो। ये एक मेटल लेते हैं जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो सेंसिटिव मेटल। क्या बोलते हैं? फोटो सेंसिटिव मेटल। फोटो सेंसिटिव मेटल का मतलब क्या हुआ? फोटो मैंने लाइट, मतलब अगर लाइट यहां पर गिरे तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल। सर हर मेटल नहीं होता ये? हर मेटल नहीं होता, ये ज्यादातर होते हैं जो सीजियम, पोटाशियम, रुबिडियम, और सबसे अच्छा यूज होता है सीजियम का। ओके सर। अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड को तुम लाइट क्या आग में फेंक तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा उसमें से। यस सर। अगर निकलता तो कभी रहता कि गोल्ड फॉर जनरेशन, जो पीवी ज्वेलर का ऐड आता है, यस सर। तो ज्वेलर जनरेशन के लिए इसलिए होता है कि इसमें से कुछ भी नहीं निकलता, ये हार्ड होती है। तो ये सीजियम है, ये सेंसिटिव है, फोटो सेंसिटिव मेटल। तो अगर लाइट जो होती है, एनर्जी फ्लो थ्रू द लाइट is not continuous but discrete। ये तो जानते ही हो। यस सर। मतलब जो जो डाउट हो रहे थे सारा पूछ लेना इस पोर्शन में, आगे के नहीं, या तो इस पोर्शन का या पीछे का। तो लाइट जो है ऐसे फोटोन्स के फॉर्म में चलती है। किस फॉर्म में चलती है? फोटोन। फोटोन। व्हाट आर फोटोन्स? पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। एनर्जी पैकेट्स। यस सर। ये एनर्जी बंडल्स। हर एक की एनर्जी फिक्स है, जैसे कि इसकी 5 होगी, इसकी 5 होगी, इसकी 5 होगी, इसकी 5 होगी। तो मतलब लाइट के थ्रू या तो एनर्जी आपको 5 मिलेगी, या 10 मिलेगी, या 15 मिलेगी। आपको एनर्जी 6 नहीं मिलेगी, 6, 7, 8, 9 एनर्जी नहीं मिलेगी आपको। ये बात समझ आई? मतलब 5 के मल्टीपल्स में मिलेगी। हाँ, मतलब जैसे अगर इसको 5 मानते हैं तो अच्छा हाँ ठीक है। मतलब यू कैनॉट गेट एनर्जी 6। तो मतलब वही ना, जैसे उसमें उसने दिया था वो 0 HV 2 HV और उसमें 2 मतलब समझ में आया डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? हाँ सर, फिक्स पैकेट्स में वो थोड़ा थोड़ा करके देता है, लेकिन उतना छोटा होता है कि वो फ्लो लगता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं समझो, ऐसे समझो, मैं बताता हूँ। मोबाइल के कॉल करते हो, यस सर। एक कॉल 1 रुपए की आती है। 1 कॉल 1 मिनट की होती है ना, ऑफ 1 मिनट फॉर 1 रुपीज। ठीक है? यस सर। 1 रुपए में 1 मिनट कॉल कर सकते हो। आपको 61 सेकंड बात कर ली तो कितने पैसे लगेंगे? 1 पॉइंट समथिंग रुपीज। 1 पॉइंट
सर 1 पॉइंट कुछ मतलब 1-2 पैसे, हाँ सर। इतने की कभी नहीं होगी कॉल। अगर आप कराओगे तो कंपनी वाले को भगा देंगे वो मार के आपको। 61 सेकंड हो गए, 2 रुपए लग जाएंगे। ये बात समझ आई आपको? मतलब सर जैसे ही वो 1 मिनट से ऊपर हो अच्छा वो बढ़ा तो देगा। 1 रुपया, मतलब या तो कॉल 1 रुपए की कर सकते हो आप, या 2 रुपए की कर सकते हो। आप 1 रुपया 1 पैसे की कॉल नहीं कर सकते। ये 1 रुपया 2 पैसे, 1 रुपया 10 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे की कॉल नहीं करोगे आप। बोलिए तो 1 रुपए की कॉल होगी, या 2 रुपए की कॉल होगी, या 3 रुपए की कॉल होगी। आप 2 रुपए 50 पैसे की कॉल नहीं कर सकते। ओके सर। बात समझ आई कि नहीं आई? क्या मतलब वो मेरे कहने का? यस सर। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ऑटो में बैठे हो कभी? हाँ सर बैठा हूँ। ऑटो का मीटर देखा है? यस सर। हैं? यस सर देखा है। कैसा होता है? सर ऐसे बॉक्स सा होता है उसमें चार्ज लिखा होता है पर किलोमीटर हम्म। और फिर जितने किलोमीटर चले उस हिसाब से पैसा आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, आपने ढंग से नहीं देखा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होगा। क्या होता है, उसमें 2 मीटर होते हैं। एक तो डिस्टेंस वाला होता है, वो चलता है 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3, चलते 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 0.5 करके 2 किलोमीटर आता है, फिर 2.1, ऐसे चलता है। उसको बोलते हैं रेगुलर, कंटिन्यूअस। एक होता है पैसे वाला, वो शुरुआत होती है मेरे ख्याल 25 रुपए से। अभी मैं तो बहुत सालों से बैठा नहीं, जब बैठे तो 25 रुपए लगते थे। मतलब जब बैठोगे तो 25 रुपए देने पड़ेंगे आपको बैठते ही। यस सर। और अगली रीडिंग क्या आएगी इसके अंदर? 25 रुपए 5 पैसे, 25 रुपए 10 पैसे नहीं आएगा, सीधा आ जाएगा 28 रुपया। या तो आपको 25 देने पड़ेंगे या 28 देने पड़ेंगे, 20 के पैसे को कोई मतलब नहीं है। ओके सर। मतलब इसमें रीडिंग है तो 25 ही आएगी या 28 आएगी, 20 की रीडिंग आती ही नहीं। या 28 आएगी, या सपोज 31 आ गई, 31 आ गई, या 35 आ गई। ऐसी रीडिंग आती है इसके अंदर कूद कूद कर। जो गैप वाली रीडिंग होती है ना, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। जैसे सर उसमें होती है जो हमारे किलोमीटर वाले में जो स्कूटर में। नहीं, स्पीड वाले, हाँ हाँ हाँ, ये भी कह सकते हो। उसमें तो नाप नहीं सकते ना, इतना फाइन मीटर बना नहीं सकते। मतलब उसमें मतलब स्पीड तो वैसे अपने ही हो ढंग गया से ना बढ़ती है। कॉन्टिन्यूसली। तो उसमें तो किलोमीटर तो अपने ढंग से बढ़ते हैं, पर इतना फाइन बना नहीं सकते छोटी सी मशीनरी में, इसलिए नहीं आती। इसके अंदर बना सकते हैं, इसे 25 रुपया, 25 रुपये 10 पैसे, 20 पैसे ऐसे बना सकते हैं। पर ये बनाई ऐसा है डिस्क्रीट, कि इससे और उसके बीच में कोई गैप नहीं होगा। मतलब इसके और उसके बीच में कोई पेमेंट नहीं आएगी, इसके और उसके बीच में कोई पेमेंट नहीं आएगी। मतलब सर हाँ, डेसिमल नहीं होगा वो एकदम। हाँ, कोई डेसिमल का कोई रीडिंग नहीं होगी। मतलब 25 रुपये होगा या 28 होगा, 26 रुपये, 26, 27 कोई पैसे नहीं होंगे। ठीक है सर समझ या तो गया। इतने दो या इतने दो। ऐसे फोटोन की एनर्जी है, या तो 5 एनर्जी होगी, 5, या 2 फोटोन की एनर्जी 10 हो जाएगी, 3 फोटोन से 15 आ जाएगी। बट यू कैन नॉट गेट द एनर्जी ऑफ 6 और 7 और 8 और 9, देयर यू कैन नॉट गेट। आप लाइट से कितना भी हाथ जोड़ लो, वो कहेगी या तो 5 एनर्जी मिलेगी, या तुम्हें 10 मिलेगी, जो लेना ले लो, या 15 मिलेगी। यस सर। ये बात समझ आई आपको? यस सर और और सर हाँ, सर जो पहले में सर उसने वो बोला था ना कि ये वाला पार्ट समझ नहीं आया सर जो लिखा है कि some experiments such as diffraction and interference can be explained by wave nature. हाँ, 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 हाँ। Yes sir. However फिर सर बस the मैं black उसमें आता हूँ, मैं जो आऊंगा सब बताऊंगा आपको मैं, उसको भी ठीक है बताता हूँ मैं। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई आपको? ये सबसे, ये पॉइंट ज्यादा जरूरी है बजाय उसकी समझने की। ये पॉइंट बहुत जरूरी है समझने के लिए। सर ये समझ गया सर। ये समझ गए ठीक से? यस सर। ये समझ जाओगे तो देन यू कैन अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द बोर मॉडल। जो बोर ने बड़ी चालाकी से उस पॉइंट को पकड़ के इसमें लगाया था, और नोबेल प्राइज ले लिया था उसके लिए उसने, इसी बात से। ये सबसे होशियारी का पॉइंट है इसके अंदर। ये समझ में आई बात आपको? यस सर। इसको हटा दूं? यस सर डाल। तो मतलब कहने का था, जो फोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर ये लाइट आ रही है, लाइट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। ये जो फोटोन्स गिर रहे हैं,
फोटोन में एक खूबी और होती है। वो क्या होता है, जैसे कई भिखारी होते हैं, वो कहती है तो कुछ भी मत दो हमको, ये अपना पूरा पर्स दो। मतलब वो ये नहीं कहेंगे कि मेरे को 100 रुपया दो, उसमें दो, पूरा पर्स दो जो भी तुम्हारे पास है। यस सर। तो ऐसे ही काम इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का होता है। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन कहता है पूरा पूरा पर्स मेरे पे खोल कर डालो आप। तो फोटोन की पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन पे चली जाती है। सर और फोटोन वो मतलब खत्म हो जाता है। हाँ, मतलब यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और होंगे, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा सब में बांट दे एनर्जी। अच्छा, मतलब पूरा ही एक ने पहले पूरा ही ले लिया। मतलब पूरी एनर्जी फोटोन की एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। सर अगर इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी नहीं है उतनी तो? वो बात मतलब ही नहीं उस बात से। फोटोन चाहे कितनी भी कैपेसिटी का हो, पूरा एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा सब कुछ। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। और इसके लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी है, आप कभी नेट पे सर्च करके पढ़ लेना। ये आइंस्टीन ने बताया था सबसे पहले कि फोटोन की वन फोटोन और वन इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इससे पूछा व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, मतलब ये बात कहां से निकाल दी, दिमाग से निकाल की। हाँ, फोटोन तो दो इलेक्ट्रॉन को भी दे सकता है, तीन को भी दे सकता है, कि वाई वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन। तो आपको मैंने बताया था ना, पहली क्लास में डिस्कस करे थे, सर एस एन बोस, यस सर। सत्येंद्र नारायण बोस, हाँ सर। ये इनकी देन थी, क्योंकि ये आइंस्टीन का दोस्त था। तो लेटर बेसिकली तो बोस ने इनको बताया था। अब आइंस्टीन ने इनसे पूछा था कि तुमको कैसे मालूम चल गया ये बात, मतलब व्हाट इज द बेसिस। तब उसने गीता का एग्जांपल लिया था, महाभारत का। सर तो बोस को क्यों क्रेडिट मिला, आइंस्टाइन को क्यों मिल गया? इसलिए मिल गया, उस जमाने में क्रेडिट देने वाली एजेंसी जो थी इंडिया में तो थी नहीं। सर लेकिन सब एस एन बोस तो वहां आ गए थे ना रिसर्च करने। नहीं नहीं नहीं, तब तक वो इंडिया में थे, कलकत्ता में थे वो, अच्छा अच्छा। और जब लेटरबाजी से चलता था। तो सर ये आइंस्टाइन ने मतलब पहले बोल दिया कि क्या है ये? नहीं नहीं, ये ऐसा होता था, जो भी काम हो रहा है ना, वो तो मिलजुल के हो रहा है। हाँ सर। भाई आइंस्टीन ने थ्योरी प्रपोज की, बाकी किसी से पूछा, जैसे मैं आपसे कोई बात पूछ लिया, आपने कोई बात बता दी मेरे को, मेरी बात सूट कर गई, मैं मानू ना मानू मेरी मर्जी है, यस सर। पर आपके मेरे सूट करके मैंने अप्लाई कर ली, तब भी नाम तो मेरे रहेगा ना। हाँ सर लेकिन लेकिन अगर जो मैं पेपर लिखूंगा, इसने ईमानदार जो लिखा, तो उसने एस एन बोस के बारे में लिखा, उसने बताया था मेरे को। और एस एन बोस ने महाभारत से लिया था एग्जाम्पल, ये कि कृष्णा ने अपनी सारी ताकत सिर्फ अर्जुन को दिखाई, वो सबको दिखा देता, खत्म करता खेल को, कि हम लोग 1:1 का रेशियो था हर जगह, बोले एक बंदे ने एक को अपनी ताकत दिखाई। ऐसा उन्होंने कुछ बताकर उसको कन्विंस किया, उसने इस तरह से ये थ्योरी बनाई है। ये पढ़ना नेट पे है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये फैक्ट्स हैं। मतलब आइंस्टीन की अपने इसमें है रिकॉर्ड, एस एन बोस को जो इज्जत मिली है इतनी, जो गॉड पार्टिकल के नाम से है, ये ऐसी थोड़ी है, बाकी दुनिया तो जानती है इनके बारे में। यस सर। और दूसरी बात ये है कि जो एस एन बोस थे ना, ये पीएचडी नहीं था, इनको डॉक्टरेट की डिग्री नहीं मिली थी, उसके कारण भी थोड़ा कम रह गया इनका। लेकिन आज तो सबसे बड़ा, अगर साइंस में जो सबसे बड़ा, अगर कह सकते हैं रिगार्ड है, किसका होगा फिर? सर इन्हीं का हुआ। बोस, एस एन बोस का हुआ। यस सर। मतलब दुनिया का नंबर 1 साइंटिस्ट अगर देखा जाएगा, मतलब जिसको पूरी साइंस की कम्युनिटी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कर रही है, कि सबसे लेटेस्ट थ्योरी का जो गॉड पार्टिकल्स मिला, सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ, उसको एक बंदे के नाम पर डालना, आइंस्टीन के नाम भी डाल सकते थे। Yes, sir. तो बिगेस्ट जो अचीवमेंट है तो बोस का ही हुआ। हाँ सर। खैर, जो भी काम करते उसका ये मिलता ही है रिगार्ड, आज ही तो कल। जो फोटोन, टोटल एनर्जी फोटोन जो है,
total energy of photon has gone to 1 electron, और इसमें जाकर ये एनर्जी 2 से बढ़ गई। आपने कहा था एनर्जी कितनी भी हो, यस सर। तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने में एक एनर्जी लगती है, जिससे सरफेस से बाहर आ जाता है। उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। बड़ी थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अवे इलेक्ट्रॉन। नहीं, जस्ट रिमूव, तो जस्ट रिमूव, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। यस सर। इसका दूसरा नाम हिंदी में बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। और बाकी की एनर्जी जितनी भी थी उसके अंदर 1000, 2000, 10,000, 20,000, वो लग गई थी काइनेटिक एनर्जी में। ओके सर। समझ में आया? इसलिए जितनी भी एनर्जी होगी एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, तो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यस सर। हटा दो उसको। एक मिनट सर, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी उसी पे है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो थी। हाँ हाँ हाँ, सर जो ये इंटेंसिटी वाला इसने बताया था आइंस्टीन ने कि इंटेंसिटी। मेरी बात इंटेंसिटी, अभी उस पर मत जाओ ना, वो हम करेंगे जब ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद सर वही पढ़ा होगा ब्लैक बॉडी वगैरह। ओफो, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद डिसाइड करेंगे, अभी इसको डिसाइड करो ना। आपको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। सर मैं क्यूरियस हूँ थोड़ा। नहीं नहीं, क्यूरियस नहीं हूं, आप मेरी बात को माइंड मत करना। मैं एग्जाम्पल थोड़ा गंदा वाला ले रहा हूं। मैं सुबह देखता हूं जब वॉक पे जाता हूं ना, तो जो लोग अपने डॉग को लेके चलते हैं, तो 2 तरह के डॉग होते हैं। एक तो सीधा साधा साथ चलता रहता है, और एक होता है जो छुट के आगे भागने की कोशिश रहता है, वो पीछे पीछे भगाते रहता है उसको। वो ना तो खुद चल पाता, ना इसको चलने देता ये। ठीक है? यस सर। आप वो वाला डॉग हो, दूसरा वाला जो तेज भागता है, वो छुट के भागने की कोशिश करता है। उस चक्कर में क्या होता है, ये बेचारा भागता दौड़ता रहता है। लेकिन मैं आपको कंट्रोल करके चलूंगा, आप जितना मर्जी जोर लगा लो। ठीक, लेकिन मैं बताऊंगा आपको सारी बातें, चिंता मत करो। डिटेल में डिस्कस करेंगे, मजे से करेंगे, चिंता ना करो। मैं, मेरे को मालूम है आपने जब पूछ लिया एक बार मेरे को याद रहता है। ठीक है? यस सर। हाँ, तो क्या बोला मैंने, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल, नहीं तो उसको डिस्कस करेंगे, ये छूट ना जाए कहीं ना कहीं, कुछ स्मॉल एलिमेंट। और अगर कंपटीशन कराए करोगे, ये छोटी छोटी चीजें ही काम आ जाती हैं तब। वो तो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है एच म्यू। क्या होती है? एच म्यू मैंने, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? सर वो वेवलेंथ, उसमें वेवलेंथ अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है सर, तो स्पीड ऑफ लाइट इनटू म्यू, म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। यस सर, सी वाला। ठीक है? और 1 बाय लैम्डा क्या होता है? वेव नंबर। यस सर। और 1 बाय फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड। पीरियड। यस सर। है, तो एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, म्यू वन इसकी फ्रीक्वेंसी, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई आपको? यस सर।
तो ये तो हो गया मतलब क्या कहते हैं इसको, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब चूंकि हाँ इसमें इलेक्ट्रिक क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से लाइट पैदा होगी, जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है उसको तो करंट बोलते हैं। यस सर। तो उससे करंट पैदा हो गया, उससे सेल बन गया, तो फोटोइलेक्ट्रिक सेल इसको बोलते हैं। यस सर। ठीक है सर तो सोलर पैनल वगैरह ऐसी पे चलता है? तो यही तो होते हैं, शीशे मेटल तो होते हैं खाली, और पर ये वो लगा देते हैं शीशा जो फोकस करता है लाइट को, तो लाइट की फोकस जो होती है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मूव करते हैं, और एनर्जी होती है जनरेटर में भर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव हो गए सर, तो फिर और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं एलिमेंट के पास? और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, आप एक बात इसको हटा दूं, यस सर। आप ऐसे समझ लेना 1 ग्राम मेटल के अंदर पता लगा लो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एक मेटल में लेकर, चाहे कोई भी मेटल ले लो, सपोज एल्यूमिनियम ले लिया, 1 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल्यूमिनियम को तो 27 एटॉमिक वेट, यस सर। और 13 होता है इसका प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन हो गए 13, एक एक उसमें एक एटम में। तो 1 ग्राम में कितने 1/27 यस सर। इंटू 6.022 इंटू 23, इतने एटम्स हो गए, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये इलेक्ट्रॉन्स ना आपके साल भर चल जाएंगे, ये तो सिर्फ 1 ग्राम की बात है। और आप पैनल ले रहे हो 20 किलो का, अब कितना चलेगा वो? सर इंटू 20। मतलब आप चल दोगे पर ये रह जाएगा पूरा पूरा बना बनाया। यस सर। ठीक है यस सर। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ, तो मैंने आपको कहा, क्या बोल रहे थे आपने, बुलवा देते हो। हाँ, h म्यू माइनस म्यू नोट इज इक्वल टू हाफ mv²। अभी आपकी बात पर आते हैं, जो रदरफोर्ड ने बोला था, वो आइंस्टीन ने बोला था, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आइंस्टीन जब कह रहा था इस बात को, कोई यकीन ही नहीं करता था, और ये खुद भी यकीन नहीं करता था। बात समझ में आई? इसलिए बोला लाइट हैज ड्यूअल नेचर, मतलब वेव कैरेक्टर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर क्या होता है और पार्टिकल नेचर क्या होता है? सर वेव नेचर में वो वेव की तरह बिहेव करती है। वेव की तरह बिहेव करने का मतलब क्या हुआ? मतलब उसका स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस है। नहीं नहीं, आप ऐसे समझो, वेव नेचर पार्टिकल नेचर क्या फर्क होता है? आपके पास पेन है, यस सर। एक पेन और ले लिया आपने तो कितने हो जाएंगे? 2। 2। एक पेन मैंने ले लिया तो कितने रह जाएंगे आपके पास? 1। 1 रह जाएंगे। अगर आपके पास एक पेन है, उससे आप लिख रहे हो, तो पेन किसके पास है? मेरे पास। अगर मैंने ले लिया तो किसके पास आ जाएगा? आपके पास। तो या तो आप रख सकते हो या मैं रख सकता हूं। यस सर। पेन या तो आपके पास होगा या मेरे पास होगा, हाँ सर। ठीक है ना? ये पार्टिकल नेचर है। लेकिन वेव में ये नहीं होता। अगर आपके घर में लाइट जल रही है, बल्ब, आप ये नहीं कह सकते रोशनी मेरी है ये, वो सबको मिलेगी, यस सर। ठीक है ना? अगर मैं, आप और मैं बात कर रहे हैं जैसे, तो आपकी आवाज तो यहाँ कोई भी सुन लेगा, हाँ सर। मेरी आवाज वहां कोई भी सुन लेगा, कोई भी, कितने लोग बैठे, तो यू कैन नॉट से कि ये मेरी आवाज है मैं ही सुनूंगा खाली। यस सर। तो ये वेव नेचर है।
मतलब पार्टिकल नेचर में हम लोग मालिक बन जाते हैं एक चीज के, और वेव में हम लोग मालिक नहीं बनते। सूरज की रोशनी आती है, हर एक को मिल जाती है, कोई नहीं कह सकता मेरा मेरा सूरज है। यस सर। और पार्टिकल नेचर में कोई कह देगा मेरा एंटेलिया है, मेरा अपना शिप है, वो अपना अपना हो जाता है हर एक का, वो पार्टिकल नेचर है। ये बात सुन आई? ये दो चीजें बिल्कुल अलग अलग है। और मैंने दूसरी कहा इसमें 1 + 1 कितना होता है? 2। और वेव के अंदर 1 + 1 कितना होता है? सर सभी, मतलब ऑल। 1 + 1 का मतलब होता है ईदर 100 और 0 वेव में। आप पूछोगे क्या कह रहे हो? यस सर। पूछो ना। तो ये क्या है? जो आप कह रहे थे इंटरफेरेंस, जो आप पढ़ रहे थे बहुत सारी चीजें, यस सर। इंटरफेरेंस क्या होता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये वेव के नीचे होती है इंटरफेरेंस। ये जानते हो क्या होता है? नहीं सर। इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ वेव्स। वेव दो तरह से ऐड होती हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब कैसे होता है ये? अगर एक वेव, आपने कभी म्यूजिक सीखा है? यस सर। क्या वोकल या प्रैक्टिकल? कीबोर्ड। कीबोर्ड। गाते भी हो साथ साथ? नहीं सर। कुछ भी नहीं गाते? नहीं सर। नहीं गाते, फिर फायदा क्या है? कोई गाता है जिसके साथ आप बजाते हो? हाँ सर, मतलब स्कूल में बैंड में कोयर। बैंड में होता है ना। अब बैंड में कोरस है, तो क्या होता है अगर 4 आर्टिस्ट हैं बैंड में, 1 2 3 4, है ना? उसमें कोशिश ये होती है जो ये बजा रहा है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इसकी वेवलेंथ इस फ्रीक्वेंसी से मिलनी चाहिए, इसकी इससे मिलनी चाहिए, इसकी इससे मिलनी चाहिए। ये होता है ना। यस सर। मतलब एक आदमी गा रहा है, एक आदमी बजा रहा है, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो एक बड़ी साउंड बन जाती है। ये आपने देखा है? यस सर। अगर आप किसी और के साथ कुछ मिलके बजा रहे हो, आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी बन जाती है, तो साउंड कई गुना बढ़ जाती है। आपने महसूस किया है? यस सर। ये दो वेव आपस में मिल जाती हैं, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दो वेव मिल जाएगी तो बड़ी वेव बन जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है, इसने कुछ बजाया, ये कुछ बजा रहा है, ये कुछ बजा रहा है, तो क्या होता है, कुछ सुनाई नहीं देता। आपने भी देखा ऐसा होता हुआ? यस सर, डिस्टरबेंस लगती है। वो फिर कुछ कुछ नहीं देगा सुनने वाले आदमी को। जैसे कई बार संबित पात्रा की डिबेट आती टीवी के अंदर, देखा आपने? यस सर। वो बोलता है और दूसरा आदमी बोलता है, वो दोनों लगातार बोलते जाते हैं, कुछ सुनाई देता है? नहीं सर, बस ऐसा लगता है नॉइज हो। बस नॉइज है या कुछ और हिल रहे, सुनाई कुछ नहीं देगा आपको। यस सर। उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो प्लस में क्या हो गया? 1 + 1 = 0। यस सर। और उसमें क्या 1 + 1 कितना हो गया? ये नहीं एक साउंड दूसरे साउंड के दो बड़ी साउंड हो गई, बहुत बड़ी साउंड हो जाती है, 100। ये लाइट की प्रॉपर्टी है। कई बार आपने देखा होगा, एक बड़ी लाइट लगा दो, आप बड़ा बल्ब लगा दो एक घर में, और उसके सामने एक बड़ा बल्ब और लगा दो बहुत बड़ा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा बीच के अंदर, आंखें आपकी बंद हो जाएंगी, है ना? क्यों सर? जब एक बड़ी लाइट और सामने और एक बड़ी लाइट लगा दो तो अंधेरा हो जाता है, दिखाई नहीं देगा आपको उसमें। अच्छा, ओके। वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया दो लाइटों का। आप लाइट कम करोगे तो दिखाई देना शुरू होगा। यस सर। ये बात समझ में आई आपको? हाँ सर।
ये जो पहले पीसी सरकार का जादू होता था ना, आदमी खड़ा खड़ा गायब हो गया, यस सर। वो यही होता था। लाइट के सामने बड़ी लाइट जला देते थे, वो सब लाइट जल जाएंगे, दिखाई देना बंद हो जाएगा आपको। तो हाँ लाइट सर। कम करेंगे, सब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये लाइट की प्रॉपर्टी है। ओके सर। और लाइट की और प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? रिफ्लेक्शन, मतलब एक लाइट जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये मैटर में नहीं होता। रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। सर मैटर में क्यों नहीं होता रिफ्लेक्शन? मैटर में डिपेंड करता है कि यहां से आने की स्पीड क्या है। आपने बॉल फेंकी, यहां के रुक गई, बस। लाइट जाएगी तो लोड की जरूर आएगी, किसी स्पीड से गई होगी। ये नहीं होगी लाइट यहां तक गई और रुक गई, मतलब सरफेस पे जाएगी तो लोड की जरूर आएगी। यस सर। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये सब होते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, यस सर। एक काम करते हैं, अब इतना ही करते हैं हम लोग।